सब्सक्राइब कीजिए द कॉमर्स ट्यूटर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो कंपनी टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसमें टाइप्स ऑफ कंपनी में हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने प्राइवेट कंपनी डिस्कस किया था, इस वीडियो में हम पब्लिक कंपनी डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 2 से सबसेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन दिया हुआ है और वहाँ पे लिखा है कि पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, यानी कि कोई भी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है उसे पब्लिक कंपनी कहेंगे। और साथ में क्या कंडीशन है, साथ में यह है कि हैज़ अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज़। तो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना है, 5 लाख रुपीज़ का। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना था, 1 लाख रुपीज़, और पब्लिक कंपनी के केस में कितना कहा है, 5 लाख रुपीज़। ठीक है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और उसके बाद देखिए एक प्रोविजो क्लॉज है, provided that a company which is a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be a public company for the purposes of this act। यानी कि कहा है कि एक कंपनी जो कि एक सब्सिडियरी कंपनी है, अब सब्सिडियरी क्या है ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो एक कंपनी अगर किसी कंपनी की सब्सिडियरी है जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है तो उसको भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा इस एक्ट के लिए। तो यहाँ पर समझिए, अब सब्सिडियरी का मतलब आप समझ लीजिए चाइल्ड कंपनी की तरह। ठीक है, पेरेंट और चाइल्ड जैसे होता है फादर एंड सन, वैसे सब्सिडियरी कंपनी को आप मान लीजिए चाइल्ड कंपनी। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक यहाँ पे एक मेन कंपनी है, ठीक है, और यहाँ पे एक चाइल्ड कंपनी है। अभी इस चाइल्ड कंपनी को हम कहते हैं सब्सिडियरी। ठीक है, अब सब्सिडियरी का पूरा प्रॉफिट डेफिनेशन मैं अभी 2 मिनट बाद आपको बता रहा हूँ। तो ये जो मेन कंपनी है मान लीजिए इसका नाम है टाटा लिमिटेड। ओके, और चाइल्ड कंपनी जहां पर हम बात कर रहे हैं ये है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, या टाटा मोटर्स, कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ये जो कंपनी है ये एक प्राइवेट कंपनी है। ओके, ठीक है, प्राइवेट कंपनी, लेकिन ये सब्सिडियरी कंपनी है एक पब्लिक कंपनी की। ठीक है, टाटा लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है लेकिन इसकी चाइल्ड यानी कि सब्सिडियरी कंपनी है टीसीएस जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी, ये एक्ट कहता है यहाँ पे प्रोविजो क्लॉज में कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी का सब्सिडियरी है यानी कि चाइल्ड है तो उसको भी पब्लिक कंपनी ही डीम किया जाएगा। अगर ये टीसीएस जो है ये टाटा लिमिटेड की सब्सिडियरी है और मान लीजिए कि टीसीएस एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी होने के बावजूद भी इस केस में टीसीएस को एक पब्लिक कंपनी माना जाएगा अंडर कंपनीज एक्ट 2013। क्यों? क्योंकि वो एक पब्लिक कंपनी का सब्सिडियरी या चाइल्ड है। अब सब्सिडियरी क्या है आइए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। A company is a subsidiary of another company if the other company controls the composition of its board of directors or holds more than 50% of its equity share capital। अब एक कंपनी, मान लीजिए ये कंपनी ए है जिसका मैंने कहा कि टाटा लिमिटेड, ठीक है, ये मेन कंपनी है, और ये इसके नीचे है कंपनी बी, मान लीजिए टीसीएस। ओके, अब बी को ए का सब्सिडियरी कब कहा जाएगा, जब ए के पास राइट्स हैं। क्या राइट्स हैं, दो तरह के राइट्स हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक होने से चलेगा। यहाँ पे और लिखा हुआ है एंड नहीं, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो क्या राइट्स होने चाहिए, आइदर ए के पास राइट है कि वो बी कंपनी का 50% बी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन को वो कंट्रोल कर सकता है, यानी कि बी कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है यानी कि डायरेक्टर्स की जो टीम है उसमें कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा इसका डिसीशन अगर ए कंपनी को लेने का हक हो तो ए कंपनी को कहा जाएगा कि वो बी कंपनी को कंट्रोल कर रहा है। उस केस में बी कंपनी ए कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म क्या है, बी को कहते हैं ए का सब्सिडियरी और ए को कहेंगे बी का होल्डिंग कंपनी। ठीक है, यानी कि फादर, यहाँ पर मानते हैं कि फादर और चाइल्ड वाला रिलेशनशिप है, तो चाइल्ड को कहते हैं सब्सिडियरी
ओके, और फादर को कहते हैं होल्डिंग। ठीक है, तो ए कंपनी जो है वो बी कंपनी का होल्डिंग कंपनी है और बी कंपनी जो है वो ए कंपनी का सब्सिडियरी कंपनी है। अब मेन मुद्दा ये है कि अगर ए कंपनी के पास ये राइट हो कि बी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन बैठ रहा है, कौन रह रहा है, कौन नहीं रह रहा है, इसको वो कंट्रोल कर पाए, जिसको चाहे यहाँ पे बिठा पाए, जिसको चाहे यहाँ से निकाल पाए, तो क्या आपको नहीं लगता कि बी कंपनी की जो कमान है, जो लगाम है, घोड़े की जैसी लगाम होती है, वैसे बी कंपनी की जो लगाम है वो ए कंपनी के हाथ में है, क्योंकि बी कंपनी को रन कर रहे हैं इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सारी कंपनी के मैनेजमेंट डिसीजंस लेते हैं, कंपनी को कैसे चलाना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। और अगर ए कंपनी के पास इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंट्रोल है कि यहाँ पे कौन बैठ रहा है, कौन नहीं बैठ रहा है, तो क्या डायरेक्टली आप ये नहीं कह सकते कि बी कंपनी जो है वो पूरी तरीके से ए कंपनी के कंट्रोल में है? बिल्कुल है, क्योंकि ए कंपनी जो है वो बी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन को कंट्रोल कर पा रही है। तो ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या लिखा है, ये तो पहला पॉइंट था, ये नहीं हुआ तो दूसरा पॉइंट क्या है, 50% से ज़्यादा शेयर। ठीक है, बी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर जो है ये ए कंपनी ने होल्ड कर रखे हैं, यानी कि खरीद रखे हैं। तो अगर ऐसा हो जाए, अगर बी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर ए कंपनी के पास चले जाएं तो क्या होगा? अब आप देखिए, शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो बिजनेस के मेजर डिसीशंस को लेते हैं। मेजर डिसीशंस, मैं डे टू डे रनिंग या एक्टिविटीज़ के बारे में नहीं कह रहा हूँ, जो एनुअल जनरल मीटिंग में मेजर डिसीशंस, यानी कि किसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रखना है, नहीं रखना है, ये सब चीज़ें जो है शेयर होल्डर्स, एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है शेयर होल्डर्स की, साल में एक बार एक मीटिंग होती है एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें ये शेयर होल्डर्स तय करते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा। चुनाव होते हैं, ठीक है, वोटिंग पावर होती है इनके पास। तो अगर ए कंपनी के पास 50% से ज़्यादा शेयर्स हैं तो 50% से ज़्यादा वोटिंग राइट किसके पास चला गया? ए कंपनी के पास। तो इन दैट केस भी बी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन चुना जाएगा, कौन नहीं चुना जाएगा, ये डिपेंड करेगा ए कंपनी किसको वोट देती है, क्योंकि 50% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स जो है ए कंपनी के पास है। ठीक है, तो इस केस में भी ए कंपनी को बी कंपनी पे कंट्रोलिंग पावर मिल जा रहा है। तो इन दोनों केसेस में क्या होता है, एक कंपनी दूसरे की सब्सिडियरी बन जाती है। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाए तो यही है सब्सिडियरी और पेरेंट का रिलेशनशिप, सब्सिडियरी और होल्डिंग का। तो यहाँ पे जो कहने का मतलब है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी का सब्सिडियरी है या चाइल्ड है तो उसको भी प्राइवेट नहीं बल्कि पब्लिक कंपनी माना जाएगा। मतलब एक्चुअली में होगा तो वो प्राइवेट कंपनी ही, लेकिन उसको पब्लिक कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। जो जो नियम एक पब्लिक कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं, पब्लिक कंपनी के केस में बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं प्राइवेट कंपनी के कंपैरिजन में, तो उन सारे फॉर्मेलिटीज़ को इस प्राइवेट कंपनी को भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक पब्लिक कंपनी का सब्सिडियरी है। अब आगे सेक्शन 3(1)(a) में कंपनीज एक्ट 2013 में एक और बात लिखी गई है कि ए कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय 7 और मोर पर्सन्स वेयर द कंपनी टू बी फॉर्म्ड इज अ पब्लिक कंपनी। और भी आगे कुछ है लेकिन हमने वो लिया नहीं है, हमने सिर्फ इतना एक्सट्रैक्ट उठाया उस सेक्शन का। यहाँ पे लिखा है कि कंपनी फॉर्म की जा सकती है फॉर एनी लॉफुल पर्पस, यानी कि किसी भी लीगल मोटिव के लिए कंपनी को आप फॉर्म कर सकते हैं, बाय 7 और मोर पर्सन्स वेयर द कंपनी टू बी फॉर्म्ड इज अ पब्लिक कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी बनाना है तो 7 और मोर पर्सन्स चाहिए। अब इस सेक्शन को यहाँ पे लिखने का मतलब क्या है, इससे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए। ठीक है, जैसे कि प्राइवेट कंपनी के केस में मैंने बताया था कि मिनिमम 2, लेकिन वैसा कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। तो मिनिमम 2 मैंने कैसे जाना? क्योंकि लॉ साइलेंट है कि मिनिमम कितने होने चाहिए। और एक कंपनी बनाने के लिए एक अकेला आदमी जो कंपनी बनाता है उसे 1 पर्सन कंपनी कहते हैं, और प्राइवेट कंपनी जो हम डिस्कस कर रहे थे वो 1 पर्सन कंपनी नहीं था। ठीक है, तो 1 नहीं तो मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो 200 तक जा सकता है। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होने होंगे और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो अब सिंपल वर्ड्स में मैंने पब्लिक कंपनी का जो है यहाँ पे लिख रखा है पूरा कहानी, तो चलिए उसको देखते हैं। तो पब्लिक कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें मिनिमम 7 मेंबर्स हैं और मैक्सिमम नो लिमिट, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 थे, पर पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? परमिट्स इजी ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स। अब ये कहाँ से आ गया?
ये इसलिए आया क्योंकि पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि पब्लिक कंपनी इज ए कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। देखिए लॉ में ऐसा लिखा है कि पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। यहाँ पे क्लियरली लॉ में ऐसा डिफाइन किया है। तो नॉट अ प्राइवेट कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो पब्लिक कंपनी को अप्लाई नहीं करेंगे। और आपने पढ़ा होगा प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ाते समय मैंने आपको कहा था कि उसमें ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, ठीक है, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। पर पब्लिक कंपनी के केस में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, शेयर्स जो है वो इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं। आपने स्टॉक मार्केट में देखा होगा जो शेयर्स लोग रोज़ खरीदते हैं रोज़ बेचते हैं बिल्कुल ईजिली, वो पब्लिक कंपनीज़ के शेयर्स होते हैं, ठीक है, वो ईजिली ट्रांसफरेबल होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि इनवाइट्स जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स पब्लिक डिपॉजिट्स। अब जैसे कि प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती उसके पब्लिक डिपॉजिट्स में पैसे डालने के लिए। अब पब्लिक डिपॉजिट्स एक लोन की तरह होती है जो कंपनीज जो हैं वो पब्लिक से उठाती है पैसा, ठीक है। जैसे बैंक में आप एफडी वगैरह रखते हैं वैसे कंपनी में भी आप अपने डिपॉजिट्स रख सकते हैं। कंपनी क्या करेगी, उसके पीछे आपको इंटरेस्ट देगी, आपका पैसा यूज़ करके वो बिजनेस करेगी और अपने प्रॉफिट से इन डिपॉजिट्स के ऊपर पब्लिक को इंटरेस्ट देती है, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी जो है वो जनरल पब्लिक के पास जाके पब्लिक डिपॉजिट्स को सब्सक्राइब करने के लिए कह सकती है, यानी कि जनरल पब्लिक के पास जाके पैसा उठा सकती है। फिर वो इनवाइट्स जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स। वो जनरल पब्लिक के पास जाके कह सकती है कि मेरे शेयर्स ले लो, मेरे डिबेंचर्स ले लो और मुझे जो है कैपिटल यानी कि पैसे दो जिससे मैं बिजनेस कर सकूं, ओके। और पब्लिक कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी है, 5 लाख रुपीज़। पेड अप कैपिटल क्या होता है ये मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इसलिए मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। 6th पॉइंट जो है एनी प्राइवेट कंपनी विच इज़ अ सब्सिडियरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी किसको मानेंगे, किसी प्राइवेट कंपनी को भी हम पब्लिक कंपनी मानेंगे अगर वो एक पब्लिक कंपनी का चाइल्ड है यानी कि सब्सिडियरी है, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो एक पब्लिक कंपनी को डिफाइन करते हैं। ये 6 पॉइंट्स हमने लॉ में जो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है वहाँ से इसका निष्कर्ष निकाला है कि ये 6 पॉइंट्स जो हैं एक पब्लिक कंपनी का मेन डेफिनेशन होते हैं, ओके।